नमस्कार। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्ययन में कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक का अध्याय 9 राजस्थानी भाषा और साहित्य पढ़ेंगे। सभी एग्जाम में राजस्थानी भाषा और साहित्य में से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड की किताबों में से ही आते हैं। शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और बोलियां। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित क्वल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां हैं अथवा उपभाषाएं हैं। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित क्वल्यमाला में 18 देशी भाषाओं का वर्णन था, जिसमें मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था। मरु भाषा पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी और राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में क्वल्यमाला में मरु भाषा को सम्मिलित किया उद्योतन सूरी ने, और राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में राजस्थानी भाषा के लिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा है। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। 16वीं सदी के बाद स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यहाँ ये कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दरुहंता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने ले लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुर्जर अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से मरु भाषा राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। ये विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समुचित प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखते हैं तो ये ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। राजस्थानी का उद्भव 11वीं-12वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप सामने आया। राजस्थानी भाषा का अपन क्रमिक विकास देखते हैं
तो जो भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृति है, तो यहाँ से राजस्थानी भाषा का विकास शुरू होता है। वैदिक संस्कृति जटिल होने के कारण ये लौकिक संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है, और जब लौकिक संस्कृति भी जटिल लगने लगती है तो ये पाली भाषा के रूप में आ जाती है, और पाली का स्थान कौन लेगा? प्राकृत ले लेती है। और प्राकृत भाषा भी हमें जब कठिन लगती है तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास होता है, और अपभ्रंश भाषाएं अलग अलग रूपों में सामने आती हैं। अपभ्रंश भाषाओं में 3 उल्लेख हैं: शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा को मरु गुजरी अपभ्रंश माना जाए, इस मत को अधिक मान्य है। मरु गुजरी अपभ्रंश से मरु भाषा राजस्थानी व गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। भाषा की जो व्याकरणिक विशेषताएं देखी जाती हैं तो राजस्थानी और गुजराती भाषा में अनेक समानताएं हैं, इसलिए राजस्थानी भाषा को मरु गुजरी अपभ्रंश से उत्पन्न माना है, या मरु गुजरी से राजस्थानी भाषा का विकास माना है। क्षेत्रीय बोलियां। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य भागों में बांटा, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में बांटा गया है, और डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में। राजस्थान की बोली में पश्चिमी राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थानी जो भाषा है या बोलियां हैं उसमें आएंगी मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। नंबर 2 पे है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी बोली में आती हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। राजस्थान की प्रमुख बोलियां। मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी नाम दिया गया है। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता रहा है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा जाता है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंध रहा है। थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उपबोलियां हैं। तो राजस्थान की प्रमुख बोलियों में सबसे पहले नंबर पर आती है मारवाड़ी। ज़्यादा साहित्य सर्जन भी मारवाड़ी बोली में ही किए गए हैं। कहीं कहीं पे राजस्थानी भाषा का पर्याय मारवाड़ी को माना जाता है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियां हैं थली और गोडवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियां हैं थली तथा गोडवाड़ी। नंबर 2 पे है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ के पश्चात मेवाड़ी क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। तो मारवाड़ी के बाद राजस्थान के जो साहित्य का लेखन है वो मेवाड़ी भाषा में ज़्यादा हुए। सबसे ज़्यादा मारवाड़ी भाषा में है। नंबर 2 पे आएगी मेवाड़ी भाषा। अगली है ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बंगरू, दूदू का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां हैं। तो ढूंढाड़ी आमेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली की विशेषता है कि इसमें 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, और 6 शब्द क्या है? गुजराती प्रभाव को इंगित करता है कि राजस्थानी भाषा पे गुजराती भाषा का भी प्रभाव है।
ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, बंगरू, दूदू क्षेत्र में बोली जाती है और ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल। ये क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। हाड़ौती। हाड़ा राजपूत के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। मेवाती। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहते हैं। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। अलवर, भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। मेवाती भाषा में भरतपुर के आसपास जब मेवाती बोली जाती है उस क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। अगली है वागड़ी। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया गया है। ये बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में वागड़ी बोली जाती है। वागड़ी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगली है मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश में बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। तो मालवी बोली प्रतापगढ़ में बोली जाती है और मध्य प्रदेश का रतलाम, झबुआ वहाँ पे भी मालवी बोली जाती है। रागड़ी और निमाड़ी मालवी की उपबोलियां हैं। शेखावाटी बोली। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया। इस क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। शेखावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू, हनुमान, गंगानगर क्षेत्र में शेखावाटी बोली जाती है। भीली व अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजाति का बहुत बड़ा जनसमूह है। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए है। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियां को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषा बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप से ये भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। भीली या अन्य पहाड़ी बोलियां, तो राजस्थान में जो जनजाति हैं, आदिवासी जनजाति अधिकांशतः भील, मीणा, ग्रासिया हैं और भील का क्षेत्र व्यापक होने के कारण भीली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। अन्य पहाड़ी बोलियां भी आदिवासियों में बोली जाती हैं। राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि ये सामग्री अल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्यिक व ऐतिहासिक महत्व है। अभिलेखीय सामग्री के रूप में शिलालेख, अभिलेख, सिक्के और मुहरों पर जो साहित्य उत्कीर्ण होता है उसे अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। ये साहित्य लोक के अनुभव का अक्षर भंडार रहा है, जहाँ विविध विधाओं में
साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त होता रहा है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत करते हैं। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा के हिसाब से साहित्य के 4 काल बताए गए हैं। प्राचीन काल के जो साहित्य हैं, प्राचीन काल साहित्य वीर गाथा कला परक होते थे। 1050 से 1550 ईस्वी तक का उनका कालक्रम रहा है। नंबर 2 पे पूर्व मध्यकाल के परक के भक्ति काल उनकी प्रवृत्ति होती थी और 1450 से 1650 ईस्वी उनका काल है। उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल उनकी प्रवृत्ति 1650 से 1850 ईस्वी का कालक्रम। आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त होते थे 1850 ईस्वी से अद तक। तो राजस्थानी साहित्य परंपरा के अनुसार काल 4 क्रमों में बांटा गया है। प्राचीन काल के साहित्य वीर गाथा काल से संबंधित होते थे और प्राचीन काल का समय है 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी। 1450 से 1650 ईस्वी को पूर्व मध्यकाल में आता था, जिसमें भक्ति काल था। भक्ति से संबंधित साहित्य लिखे जाते थे। 1650 से 1850 ईस्वी उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार रीति एवं नीति परक साहित्य लिखे जाते थे। 1850 ईस्वी से अद्यतन यानी वर्तमान अब तक आधुनिक काल है, जिसमें विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त साहित्य, कहानियां, कविता लिखी जाती हैं। प्राचीन काल वीर गाथा काल 1050 ईस्वी से 1550 ईस्वी। प्राचीन काल को वीर गाथा काल भी कहते थे। ये 1050 से 1550 ईस्वी तक रहा। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए और समाज में वीर नायकों के आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया। इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार पर रूप से साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा। ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई तथा तो पूर्व मध्यकाल था 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का जो काल है वो पूर्व मध्यकाल कहलाया और इसे भक्ति काल कहा गया। पूर्व मध्यकाल में के कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों व भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इसी काल में विभिन्न संतों उनके द्वारा प्रवर्त संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई और लोगों ने उनको मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादूपंथी, नाथपंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख रहे हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासन पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होय। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किस्म रुक्मणी री, माधोसो दास ददवाड़िया की राम रसो, ईश्वरदास की हरि रस और देवियाण सायाजी झूला की नगदमण इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई के पद किसके हैं? शिरोमणि मीराबाई के हैं। वेली किशन रुक्मणी री
रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है। राम रासो रचना माधवदास ददवाड़िया की। हरिरस और देवीयाण किसकी है? ईसरदास की। नागदमन रचना सयाजी झूला की। नेक्स्ट, उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति एवं नीति परक काल 1650 से 1850 ईस्वी तक। तो उत्तर मध्यकाल कब तक है? 1650 से लेकर 1850 तक का जो काल है उसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल की जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार रीति एवं नीति परक थी। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है। शासकों ने अपने राज्यों में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। तो उत्तर मध्यकाल में कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक रचना, रघुनाथ रूपक किसकी है? कवि मंछाराम की है। उत्तर मध्यकाल के कवि हैं ये। मंछाराम कहाँ के कवि हैं? उत्तर मध्यकाल के कवि हैं। इसके अलावा राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भौरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं संबोधन परक नीति कारकों से युक्त हैं। आगे है आधुनिक काल। विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन। आधुनिक काल में 1850 से लेकर वर्तमान तक है। इसमें विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त रचनाएं आती हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकदान मारवाड़ के कविराज बांकीदास और बूंदी के सूर्य मिश्र ने किया था, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई और इस चेतना को आगे की पीढ़ी से साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। तो राजस्थानी साहित्य चेतना का संकदान किसने किया? मारवाड़ के कवि बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया था। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं से प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सर्जन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ व महत्वपूर्ण है। राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ। राजस्थानी गद्य पद्य की निम्न शैलियाँ हैं। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष आदि कार्यों के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराज अनूप सिंह तक का इतिहास रचित है। मूणोत नैणसी द्वारा रचित मूणोत नैणसी ख्यात इसी परंपरा का विशिष्ट रचना है। तो ख्यात क्या है? जो देशी पहले जो राजा होते थे वो अपने सम्मान, अपनी सफलता और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में इतिहास लिखवाते थे। इसी इतिहास को ख्यात कहते हैं। दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मूणोत नैणसी ख्यात भी इसी ख्यात परंपरा का एक उदाहरण है। वचनिका। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गाडककृत, अचलदास खींचीरी
वसनिका तथा खिड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह की महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख है। वचनिका तो संस्कृत के वचन शब्द से वचनिका काव्य विद्या का साहित्य रूप प्रचलित हुआ। वचनिका में एक तुकांत गद्य पद्य रचना है। राजस्थानी भाषा में दो वचनिकाएं प्रसिद्ध हैं। शिवदास गाडक की वचनिका है। अचल दास खींचीरी वचनिका किसने लिखी? शिवदास गाडण ने। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका खिड़िया जग्गा ने लिखी। देवावेद। देवावेद कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु देवावेद उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होता है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिख आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी देवादेत, महाराणा जवान सिंह री देवादेत, राजा जय सिंह री देवावेद आदि प्रमुख देवावेद ग्रंथ हैं। तो देवावेद क्या है? देवावेद भी एक कलात्मक गद्य होती है। इसमें भी क्या है, जैसे वचनिका है वो राजस्थानी भाषा में ही लिखी जाती है किंतु देवावेद को उर्दू और फारसी दोनों शब्दों में लिख सकते हैं। देवावेद और वचनिका में क्या होता है कि जो नायक है, राजा है, जो भी है, उसके राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नखशिख आदि सभी का तुक्का पद्धति से वर्णन कर दिया जाता है। देवावेद में अखमाल देवड़ारी देवावेद, महाराणा जवान सिंह देवावेद, राजा जय सिंह देवावेद प्रमुख ग्रंथ हैं। वात कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विद्या है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय, पद्यमय तथा गद्य पद्यमय तीनों रूपों में वातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जी री वात, खींचिया री वात, पाबूजी री वात, कान्हड़दे री वात, अचल दास खींची री वात आदि प्रमुख वातें हैं। तो वात क्या है? जैसे हम कोई बात कहते हैं, कहानी कहते हैं, वैसे वात सुनने की एक विद्या होती है, विशेष विद्या होती है जिसमें कहने वाला कहता रहता है और सुनने वाला उखारा देता रहता है। झमाल। झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह झमाल प्रसिद्ध है। तो झमाल क्या है? काव्य का मात्रिक छंद होता है जिसमें पहले पूरा दोहा लिखेंगे, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराते हैं। राव इंद्र सिंह झमाल प्रसिद्ध है। झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गजसिंह रा झूलना, राव सुल्तान देवड़े रा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। तो झूलना क्या है? झूलना भी राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। झूलना में 24 अक्षर के वर्णिक छंद है और अंत में यगण होता है। पर्ची। संत महात्माओं के जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलती हैं उसे पर्ची कहा गया है। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रैदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। तो पर्ची क्या है? संत महात्माओं के जीवन परिचय को राजस्थानी भाषा में पर्ची कहा गया है। प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कीर्तियों को प्रकाश कहा गया है। किशोर दास का राज प्रकाश, आसिया मानसी का महायश प्रकाश, कविया करणी दान का सूरज प्रकाश ग्रंथें हैं। तो प्रकाश क्या होता है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की जो उपलब्धि या घटनाएं हैं उसके बारे में बताना
उसकी कृतियाँ लिखना, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे राज प्रकाश किसका है? किशोरदास का है। महायश प्रकाश आसिया मानसिंह का है। और सूरज प्रकाश करणीदान का, कविया करणीदान का। मर्ष्या राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्ष्या काव्यों की रचना की गई है। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणे जगबतरा मर्ष्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। तो मर्ष्या क्या है? कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक व्यक्त करने के लिए उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अलावा उसकी ने जो भी महान कार्य किए हैं जीवन में, उसका वर्णन उस पर लिखा जाता है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहलय का बिसल देव रासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, दौलत विजय का खुमाण रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन किया जाता है उसे रासो कहते हैं। जैसे हमीर रासो जोधराज ने लिखा, रतन रासो कुंभकर्ण ने, खुमाण रासो दौलत विजय ने लिखा, गिरधर आसिया का ने क्या लिखा? संगत रासो, सगत रासो लिखा गिरधर आसिया ने, बिसल देव रासो नरपति नालय ने लिखा और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने। रूपक किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कीर्ति रूपक कहलाती है। गज गुण रूपक, रूपक गोगा, देजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। तो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धि के स्वरूप को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? रूपक। अब है विगत। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति तथा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े का आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहे हैं। मुणोत नैणसी की मारवाड़ प्रगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसल का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो विगत में क्या है? किसी भी विषय का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे मुणोत नैणसी मारवाड़ परगनारी विगत मुणोत नैणसी ने लिखी और मारवाड़ परगनारी विगत में इस परगने की आबादी कितनी है, उसकी भूमि, उसका विस्तार कहाँ तक है, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन, सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई। वेली वेली ग्रंथ वेलियो छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक रहे हैं। देईदास जेतावल री वेली, रतन सिंह खीवावत री वेली तथा राव रतन री वेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी किशन रुक्मणी री है। वेली ग्रंथ कहाँ मिलते हैं? वेलियो छंदों में लिखे हुए हैं। वेली किशन रुक्मणी री किसकी लिखी हुई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। साखी साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में 16 छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। साखी शब्द किससे बना है? साक्षी से। और साखी परक जो रचनाएं हैं वो संत कवियों ने अपने द्वारा, जो संत कवियों ने खुद ने स्वयं ने जो ज्ञान अनुभव प्राप्त किया है उसी का वर्णन मिला है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह श्लोका, अजमालजीरा श्लोका, राठौड़ कुलसल सिंहरो श्लोको, भाटी केसर सिंह श्लोको आदि प्रमुख श्लोके हैं। तो श्लोके क्या होते हैं कि जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाने का एक तरीका है
और जो साधारण पढ़े लिखे लोग हैं वो सीलों के लिखा करते हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास व बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकर दान सामोर का भी नाम जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचारों से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता है। कवि उमरदान की कविताओं में 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया, साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करती हैं। केसर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया और अपनी कलम के द्वारा लोगों को भी जागृत किया। रेवतदान चारण की रचनाएं ने सामंती शोषण के प्रति आम जन को जागृत करने का काम किया। जो सामंतों के द्वारा शोषण किया जाता था उसके प्रति लोगों को जागृत रेवतदान चारण की रचनाओं ने प्रेरित किया। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों को सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सेनानी किसकी रचना है? कवि मेघराज मुकुल की है। सत्य प्रकाश जोशी ने अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। सत्य प्रकाश जोशी की 1960 में प्रकाशित काव्य कृति है राधा। जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को ये संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैया लाल सेठिया, जिनके गीत धरती धोरारी को राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, की रचना तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे ऐसी क्षमता रखती है। मिंझर और लीलटा सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। धरती धोरारी राजस्थान का आदर्श गीत किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। और कन्हैया लाल सेठिया के काव्य संग्रह हैं मिंझर और लीलटास। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोग, जाणकारी, ओड़मो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक, हेलो, दीठ, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्य पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वहेंगो, मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो, हरीश बदाणी की बोले शरणाठो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़ मार्ग, अर्जुन देव चारण की रिंद रोही
मालचंद तिवाड़ी की उतर्यो है आभो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाई प्रदान की है। पारस अरोड़ा की रचना है जुड़ाव। गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की वहेगो, माणिक मधुकर की है सोजती गेट तथा पगफेरा, हरीश बधाणी की बोले सरघाटो बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी कावड़ मार्ग, अर्जुन देव चारण की है रिंद रोही, मालचंद तिवाड़ी की है उतर्यो है आभो। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। तो राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है? शिवचंद्र भरतिया। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी। मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केर चकवा बात। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानियाँ हैं मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केर चकवा बात। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी में 13 खंड श्रृंखला में राजस्थान की यंत्र तंत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया, उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई भी बेहद पसंद की जाती है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रहों जमारो, समंदर और थार में संग्रहित हैं और उनके कुछ उपन्यास हैं हूँ गोरी किण पीव री, जोग संजोग। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की कहानियां हैं मांझल रात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरा चकवा बात। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी में 13 खंड है। विजयदान देथा के राजस्थानी कहानी संग्रह निम्न हैं दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। चौधराइन की चतुराई। विजयदान देथा की दुविधा पर पहली फिल्म बन चुकी है। यादवेंद्र चंद्र की है जमारो, समंद और थार कहानी संग्रह है और यादवेंद्र चंद्र का उपन्यास है हूँ गोरी किण पीव री, जोग संजोग, चंदा सेठानी। इसी प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह है परण्योड़ी कंवारी तथा उपन्यास आभे पटकी, धोरा धोरी, एक बीननी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्ना राम सुदाम, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा, सांवर दैया आदि प्रमुख हैं। नथमल जोशी के कहानी संग्रह में आएगा परण्योड़ी कुंवारी और नथमल जोशी के उपन्यास हैं आभे पटकी, धोरारी धोरी, एक बीननी दो बीन। साहित्यिक पत्रिकाएं। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व अनियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। बीकानेर की वातायन हरीश बधानी का है, अजमेर की लहर प्रकाश जैन का, भरतपुर की ओर विजेंद्र का है, कांकरोली की संबोधन है कमर मेवाड़ी के, अलवर की कविताएं भागीरथ भागवत का है, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया है। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज का है, मधु माधवी निरिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया है। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका है मधुमती। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त साहित्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्लू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख हैं।
तो राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा आएंगे सत्य प्रकाश जोशी की पत्रिका है हरावल, किशोर कल्पना कांत की है ओल्लू पत्रिका, कवि चंद्र सिंह के द्वारा स्थापित है मरुवाणी। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? आंसर होगा विजयदान देता। नंबर 2, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन होता हो उसे रासो कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।